गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज अपना टॉपिक पॉलिटी का। और पॉलिटी में हम लोगों को आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है इमरजेंसी के ऊपर, यानी कि आपातकाल। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान में जो आपातकाल के जो उपबंध किए गए हैं, आपातकाल के इमरजेंसी के जो प्रावधान किए गए हैं वो क्या हैं, आपातकाल क्या होता है, आपातकाल किस कंडीशन में लगता है, कैसे लगाया जाता है आपातकाल, एवं आपातकाल लगाने की प्रक्रियाएं क्या हैं, तथा आपातकाल का जो इमरजेंसी है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो आइए इन सब चीज़ों के हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपातकाल के बारे में। देखिए, जब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इमरजेंसी के बारे में, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो आपातकाल है इसका उपबंध, इसकी जो स्थिति है वो हमारे संविधान में कहाँ पर है, किस जगह पर आपातकाल के प्रावधान के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे संविधान है, संविधान के भाग 18 में, जो संविधान का पार्ट 18 है उसमें बात की गई है, संविधान के भाग 18 में बात की गई है आपातकाल के बारे में। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 352 से लेकर के और आर्टिकल 360 तक, आर्टिकल 352 से और आर्टिकल 360 तक आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों आपातकाल के बारे में देखेंगे, आखिरकार आपातकाल का जो ये उपबंध है ये क्यों किया गया हमारे संविधान के अंतर्गत, तो उसके हम लोग एक एक करके हम प्रत्येक आर्टिकल में उसके हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमें संविधान में अनेक अन्य भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, तो वो अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा सरल वे में किए गए हैं, काफ़ी अपेक्षाकृत काफ़ी इजी हमें दिखाई देंगे। लेकिन जो ये आपातकाल है, जो इमरजेंसी है, ये बिल्कुल एक शतरंज के खेल के तरीके के इसके प्रावधान हैं, बहुत ही टिपिकल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इसके प्रावधान हैं। तो हम लोग को इसके एक एक आर्टिकल की बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी के साथ हमें एक एक आर्टिकल की चर्चा करनी है। देखिए, जो इमरजेंसी है, आपातकाल, तो दोस्तों ये इमरजेंसी 3 आधारों पर लगाई जा सकती है। जो आपातकाल है ये 3 आधारों पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहला जो आधार है, पहला आधार है आर्टिकल 352 के थ्रू, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। यानी एक तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे संविधान में 3 तरह के आपातों की बात की गई है, 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की, आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल की। अब हम लोग एक एक बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों के आपातकाल, इमरजेंसी फॉर स्टेट्स। और तीसरा हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 360 पे, जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। एक तरीके से जो इमरजेंसी है दोस्तों, 3 तरीके से इसके प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 352 के थ्रू इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी, एंड आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों हम लोग जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो इस राष्ट्रीय आपातकाल को जो हम लोग लागू करते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के भी 3 आधार हैं। 3 आधारों पर हम लोग नेशनल इमरजेंसी हम लोग घोषित करते हैं। वो 3 आधार कौन कौन से होंगे? पहला तो युद्ध, यानी कि वॉर के केस में, अगर जो है मान के चलिए भारत और पाकिस्तान है, अगर उन दोनों के बीच में सशस्त्र युद्ध हो रहा है, दोनों की सेनाएं, दोनों की जो आर्म फोर्सेस हैं, उन दोनों के बीच अगर युद्ध हो रहा है, तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे किसकी? नेशनल इमरजेंसी की। आइए हम लोग अगला जो बात करते हैं, अगला जो इसका आधार है दोस्तों, तो अगला आधार होगा, अगला हम लोग जब आधार की बात करेंगे तो अगला आधार होगा बाह्य आक्रमण, यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण मीन्स एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, यानी कि
जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, इसको लगाने के भी 3 आधार हैं। 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, इम्प्लीमेंट की जा सकती है। पहला तो अगर जो है 2 देशों के बीच, भारत और किसी अन्य कंट्रीज के बीच आर्म्ड फोर्सेस के मध्य जो है वार हो जाता है, यानी कि सशस्त्र वार होता है, अस्त्र शस्त्रों के साथ वार होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे, उस कंडीशन में हम लोग लगाएंगे नेशनल इमरजेंसी। दूसरा लगाएंगे बाह्य आक्रमण, मतलब कि कोई अगर दूसरा देश है तो वो क्या करेगा, भारत के ऊपर आक्रमण कर दे, ठीक। कोई बाहरी देश, दूसरा देश भारत के ऊपर आक्रमण कर दे। जैसे हम लोगों ने देखा 1962 में क्या हुआ, चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो उस समय हम लोगों ने, उस कंडीशन में हमने एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, ठीक है, बाह्य आक्रमण के आधार पर, नेशनल एग्रेशन के आधार पर हम लोगों ने क्या किया था, हमने आपातकाल घोषित किया था। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। तीसरा क्या बोलते हैं हम लोग, तीसरे को सशस्त्र विद्रोह। मतलब भारत की सीमाओं के अंदर अगर भारत की आर्म्ड फोर्सेस या फिर जो है भारत के जो नागरिक हैं, ये क्या करें, ये जो है सशस्त्र विद्रोह कर दें, ठीक है। ये क्या करें, सशस्त्र विद्रोह कर दें, जिसको हम लोग आर्म्ड रेबेलियन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्ड रेबेलियन बोलते हैं। तो अगर जो है जो सेना है या अदर जो भी ग्रुप्स हैं वो क्या करें, अगर देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह कर दें, तो उस कंडीशन में भी हम लोग नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख नहीं था। उस मूल संविधान में दिया हुआ था दोस्तों आंतरिक अशांति, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला हुआ था, उसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की बात की गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 44th जो अमेंडमेंट हुआ, जो 44th अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, इससे क्या किया गया था, इससे जो है आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके और सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया था, ठीक। कुछ यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें और देखते हैं, जैसे कि युद्ध और बाह्य आक्रमण है, इनके आधारों पर तो आर्टिकल 19 को भी समाप्त कर दिया था, आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह होगा उस समय आर्टिकल 19 को समाप्त नहीं किया जाता, ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। आर्टिकल 19 सशस्त्र विद्रोह के समय पर समाप्त नहीं होता, ठीक है। ये भी 44th जो अमेंडमेंट हुआ था उसके आधार पर जोड़ा गया था, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे कि एक तो इमरजेंसी लग गई, राष्ट्रीय आपातकाल। एक पहली जो इमरजेंसी वो क्या है, नेशनल इमरजेंसी, जो 3 आधारों पर लगेगी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। दूसरी जो इमरजेंसी है जिसे हम राज्य आपातकाल बोलते हैं, ये दोस्तों लगती है संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। ये इसका कारण क्या है, इसका दोस्तों कारण है, इसका जो कारण है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। यानी कि अगर जो है राज्य जो सरकारें हैं वो अगर जो सरकार हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो अगर शासन को संवैधानिक तरीके से नहीं चला पा रही हैं और ऐसा राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लग जाए कि राज्यों में जो शासन है, जो गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के जो प्रावधान हैं, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा कि आर्टिकल 356 का प्रयोग करके और राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देगा, ठीक। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, ठीक है। अगर राज्यपाल अगर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे या फिर राष्ट्रपति को किन्हीं अन्य आधारों से पता चल जाए कि राज्य में जो शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 356 की मदद से, आर्टिकल 356 के तहत उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देगा तथा जो है सारी जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास चली जाएंगी, राज्यों की सारी शक्तियां केंद्र को चली जाएंगी, ठीक है। चलिए, एक तो
हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल में युद्ध, बाह्य आक्रमण, देखिए युद्ध और बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों में ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा जो है वास्तव में हो। अगर राष्ट्रपति को ऐसा आभास भी है कि इस तरह का निकट भविष्य में ऐसी चीज़ें होने की संभावना है, तो संभावना के आधार पर भी नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें जो है आपको नोट करके मैं लिखे दे रहा हूँ। अगर राष्ट्रपति को क्या हो जाए, ऐसा समाधान हो जाए, ऐसा जो है राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि निकट भविष्य में ये कुछ चीज़ें होने वाली हैं, चाहे वो बाह्य आक्रमण हो, चाहे युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ये होने की संभावना मात्र से ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। लगाया जा सकता है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ कहा गया है। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, इसका जो आधार है वो कहा गया है कि अगर भारत की जो साख है उस पर कोई खतरा पहुंच रहा हो। इसका जो आधार है, देखिए इसका आधार तो ये हमने देख लिया, इसका आधार है राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए। और वित्तीय आपातकाल का आधार क्या है, इसका आधार है भारत की साख पर खतरा, भारत की साख पर अगर खतरा दिख रहा हो तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर भारत की जो इकोनॉमी है उस पर अगर कोई संकट दिख रहा हो, यानी कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पर संकट अगर कोई दिख रहा हो, अर्थव्यवस्था पर अगर कोई संकट या कठिनाई अगर दिख रही हो, या अर्थव्यवस्था बिगड़ने का अगर आसार हो कि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। या फिर भारत का जो व्यापार, जो ट्रेड बैलेंस है, जो व्यापार संतुलन है, अगर जो है जो व्यापार संतुलन है, व्यापार संतुलन बिगड़ने पर, अगर भारत का जो व्यापार संतुलन है अगर वो बिगड़ रहा हो तो उस कंडीशन में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। देखिए हम लोगों ने देख लिया कि इमरजेंसी किन किन आधारों पर लगा सकते हैं। एक तो आर्टिकल 352 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के द्वारा स्टेट में इमरजेंसी जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, तीसरा आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके सारी इमरजेंसी की बात कर लेंगे, एक एक करके हम लोग इंडिविजुअली हम लोग सारी इमरजेंसीज की बात करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी से, जो कि आर्टिकल 352 में जिसका उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो देखो इसका जो उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352 में। और इस राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अगर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो दोस्तों 4 आर्टिकल्स हमको पढ़ने हैं। 4 आर्टिकल्स का संबंध जो है राष्ट्रीय आपातकाल से बिल्कुल डायरेक्ट तौर पर है। वो आर्टिकल कौन कौन से हम देखते हैं। एक तो आर्टिकल दोस्तों 352 हो गया, जिसके आधार पर जो नेशनल इमरजेंसी है उसको लगाया जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं आर्टिकल 353, जिसके आधार पर संघ व राज्य का जो संबंध है उनके प्रभाव को हम देखते हैं। एक तो आर्टिकल जो 352 है, एक तो ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल से सीधे संबंधित है, फिर एक आर्टिकल 353 संबंधित है,
एक आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। दोस्तों ये 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जो अगर हमें राष्ट्रीय आपातकाल को हमें अच्छी तरीके से अगर समझना है तो हमें इन 4 आर्टिकलों का हमको ध्यान देना है। तो देखिए जो आर्टिकल 352 है, ये जो है इससे हमें पता चलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी है ये लगाने का आधार क्या है। आर्टिकल 352 से हम क्या कर देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार क्या है या राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाया जा रहा है। ठीक है, लागू किए जाने के हम आधारों को देखते हैं। लागू किए जाने के आधार हम लोग देखते हैं किसमें, आर्टिकल 352 में। और इन आधारों पे, और अब देखिए पहले तो आर्टिकल 352 में क्या है, लागू किए जाने के आधार का जिक्र किया गया है इसमें। तो हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 352 है क्या क्या, मतलब क्या आधार हैं जिनके द्वारा आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जा सकता है या नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो देखिए जब हम लोग आधार की बात करेंगे तो हम लोगों ने वही 3 आधार देखे थे, अभी हम लोगों ने 3 आधारों का जिक्र किया हुआ था। एक तो अगर युद्ध हो, आधार की अगर हम लोग बात करें तो 352 में 3 आधार बताए गए हैं, जिन 3 आधारों के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 आधारों के द्वारा हम लोग नेशनल इमरजेंसी हम लोग क्लेम कर सकते हैं, प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को। पहला आधार क्या है, युद्ध यानी वार। दूसरा क्या है, बाह्य आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक, पहला आधार क्या है, युद्ध यानी कि वार, दो सेनाओं के मध्य आपस में जो है आर्म्ड जो है दोनों के मध्य में वॉर हो जाए। ठीक, दूसरा बाह्य आक्रमण यानी कि बाहरी कोई सेना, बाहरी जो देश है वो अगर हमारी सीमाओं के भीतर प्रवेश कर रहा है, चाहे वो सशस्त्र प्रवेश करे और चाहे बिना शस्त्र के प्रवेश करे। ठीक है, यानी कि अगर भारत की सीमा में पाकिस्तान की चाहे आर्म्ड फोर्सेस प्रवेश करे और चाहे जो है भारत की सीमा पर उसके जो नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, वो अगर बिना अनुमति के भी प्रवेश करें, भले ही वो शस्त्र लिए हों या न लिए हों, लेकिन उस आधार पर, लेकिन उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हम एक्सटर्नल एग्रेशन बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि अगर भारत की सीमाओं पर कोई दूसरा देश के नागरिक बिना शस्त्र के जबरदस्ती प्रवेश करते हैं बिना अनुमति के, तो क्या इस आधार पर हम इमरजेंसी लगा सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर भारत की बिना अनुमति के एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत सारे लोग अगर बिना अनुमति के भारत की सीमाओं में घुस रहे हैं, वो भले ही अस्त्र शस्त्र के साथ घुसे, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बाह्य आक्रमण है ये सशस्त्र ही हो। ये सशस्त्र या निशस्त्र दोनों ही समूहों के द्वारा किसी अगर देश की सीमा के भीतर प्रवेश किया जा रहा है तो भी हम इसे बाह्य आक्रमण में शामिल करेंगे। ठीक है, ये बाह्य आक्रमण जो है सशस्त्र व निशस्त्र दोनों ही हो सकता है। ठीक है ना, बस क्या है, देश की सीमा पर अगर बिना अनुमति के अगर जबरदस्ती कोई प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो हम बाह्य आक्रमण के अंदर शामिल कर लेंगे इसको। तीसरा आधार है दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। तीसरा आधार क्या है, सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेबेलियन। ठीक, आर्म्ड रेबेलियन, ठीक, सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधारों पर हम क्या करेंगे, नेशनल इमरजेंसी को हम लोग घोषित करेंगे। हम देखते हैं कि भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। देखिए अभी हम लोग एक एक करके चारों आर्टिकल्स की बात करेंगे, आपको ध्यान देना है। पहले हमने आर्टिकल 352 की चर्चा कर ली, इसके बाद आर्टिकल 353 की चर्चा करेंगे। देखिए आर्टिकल जो 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी है, इसको अभी तक भारत में कितनी बार लगाया गया है, कितनी बार इम्पोज किया गया है, तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक, हम देखते हैं कि 3 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो नेशनल इमरजेंसी है, उसको 3 बार लगाया जा चुका है। पहली बार लगाया गया था जब 1962 में चाइना ने अटैक किया था भारत के ऊपर। ठीक है,
तो 3 दिसंबर 1962 को पहली बार क्या हुआ था, 3 दिसंबर 1962 को चाइना अटैक ऑन इंडिया, चाइना ने भारत पर अटैक किया था। तब हम लोगों ने बाह्य आक्रमण के आधार पर हम लोगों ने क्या किया था, राष्ट्रीय आपातकाल हमने घोषित किया था। हमने एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर हम लोगों ने राष्ट्रीय आपातकाल को हमने इम्पोज किया था, हमने लागू किया था। ठीक, अब देखिए जो पहला फर्स्ट जो आपातकाल है, जब 3 दिसंबर 1962 को लगाया गया था चाइना के अटैक करने की वजह से, तो ये अब अटैक किया चाइना ने, फिर उसके बाद जो है युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध विराम हो गया। उसके बाद भी इस आपातकाल को हटाया नहीं गया था, उसके बाद भी इस आपातकाल को हटाया नहीं गया। कुछ ही समय के पश्चात हम लोग देखते हैं कि 1965 में 1965 में क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान है उसने भी भारत पर अटैक कर दिया था। ये 3 दिसंबर 1962 नहीं है, ये दोस्तों अक्टूबर 1962 है, ये है अक्टूबर 1962। अक्टूबर 1962 में चाइना ने अटैक किया था भारत के ऊपर, और हम लोग देखते हैं कि उसके 3 साल बाद ही पाकिस्तान ने भी भारत पर अटैक कर दिया था, और पाकिस्तान ने अटैक किया था भारत पर सितंबर 1965 में। ठीक, पाकिस्तान ने भारत पे सितंबर 1965 में अटैक किया था। तो हम लोग इस आपातकाल को समाप्त कर ही नहीं पाए थे, और पाकिस्तान ने भी भारत पर अटैक कर दिया था। इस वजह से हमने इसको क्या किया था, इस आपातकाल को हमने बरकरार रहने दिया, लागू रहने दिया। अब सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पे, पाक अटैक ऑन इंडिया, और जनवरी 1966 में ये जो युद्ध था, अब चूंकि देखिए पाक ने अटैक किया भारत पर, अब भारत की सेना भी युद्ध में उतर गई और दोनों देशों के मध्य क्या हो गया, वार प्रारंभ हो गया। तो पहले तो हमने इस आपातकाल को हमने एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर हमने लगाया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया तो हमने इसी इमरजेंसी को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया वार के आधार पर लगाने को। ठीक है ना, वार के बेस पर हमने इस इमरजेंसी को हमने इम्पोज कर दिया। यहाँ पर तो था, यहाँ पर था एक्सटर्नल एग्रेशन के बिहाफ पर, यहाँ पर एक्सटर्नल एग्रेशन के बिहाफ पर था, और यहाँ पर क्या था, वार के बिहाफ पर हमने इस जो इमरजेंसी है इसको हमने क्या किया, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक, फिर हम देखेंगे कि जनवरी 1966 में एक ताशकंद समझौता होता है, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान की जो युद्ध है उसका युद्ध विराम हो जाता है। जनवरी 1965 में हम लोगों ने देखा, जनवरी 1966 में हमने क्या देखा, ताशकंद समझौता होता है, ताशकंद समझौता हो रहा है, और इस ताशकंद समझौता के आधार पर भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है उसकी समाप्ति हो जाती है। और फिर उसके बाद 1966 के बाद हम लोग देखते हैं कि जनवरी 1968 में, देखिए जनवरी 1966 में युद्ध विराम हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है उसकी समाप्ति हो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी नेशनल इमरजेंसी को हटाया नहीं गया। और नेशनल इमरजेंसी हटाई कब जा रही है, जाके हटाई जा रही है जनवरी 1968 में। मतलब कि जो पहला जो आपातकाल है वो दोस्तों कब से कब तक चला, अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। अभी हम लोग बाद में बात करेंगे किस तरीके से इसको लगाया जाता है, कितने समय के लिए लगाया जाता है, और कब इसको हटाया जा सकता है। एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। पहले तो हमने देखा कि पहला जो आपातकाल है वो कब से कब तक चला, वो चला अक्टूबर 1962 से और जनवरी 1968 तक, 1962 से और 1968 तक जो फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी है वो लागू रही। दूसरा आपातकाल हम लोग देखते हैं, दूसरा आपातकाल दोस्तों लगा 1971 में, जब पाकिस्तान ने भारत पर दोबारा से आक्रमण किया। ठीक है, और इस बार हमने वार के आधार पर लगाया, हमने युद्ध के आधार पर दूसरा जो है, जो दूसरी इमरजेंसी है हमने वार के बिहाफ बेस पे हम लोगों ने इम्पोज की। देखिए सेकेंड टाइम जो इमरजेंसी है, दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो कब लगा, वो लग रहा है 1971 में, जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का क्या हो रहा है, वार हो रहा है। तो इस बार हमने क्या किया था, वार के आधार पर, युद्ध के आधार पर हम लोगों ने जो नेशनल इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया, उसको लागू किया। ठीक, चलिए
अब इसी समय जब 1971 में जब नेशनल इमरजेंसी जब लागू की गई, जब लगाई गई नेशनल इमरजेंसी, तो उसी समय जो तत्कालिक उस समय गवर्नमेंट थी, उस तत्कालिक गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी की थी, उनके द्वारा कुछ एक्ट लेके आए गए, जैसे कि मीज़ा एक्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि एक और एक्ट है कॉफे पोसा एक्ट हो गया, ठीक। ये कुछ एक्ट लेके आए गए और ये एक्ट कैसे थे? ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट थे, यानी कि निवारक निरोध एक्ट थी। मतलब कि कोई भी क्राइम होने से पहले ही उस क्राइम को रोकने के लिए क्या कर सकते थे हम? गिरफ्तारी वगैरह कर सकते थे, ठीक। यानी कि अगर जो है ऐसा आभास हो कि इस व्यक्ति के द्वारा ये क्राइम आगे जाके किया जा सकता है, तो उस क्राइम को होने से रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं? निवारक निरोध के आधार पर, इन एक्ट के आधार पर हम गिरफ्तारी कर सकते हैं, गिरफ्तारी करने का जो है प्रावधान है। तो 1971 में क्या हुआ? कुछ ऐसे एक्ट आए, मीज़ा वगैरह आए और कॉफे पोसा वगैरह एक्ट आए, इनका बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया, ठीक है। मीज़ा एक्ट का सर्वाधिक दुरुपयोग किए जाने वाले एक्ट में से मीज़ा एक्ट को शामिल किया जाता है। ये एक्ट, इस एक्ट को जो है दोस्तों चलता रहा ये, और इस एक्ट को ये समाप्त भी नहीं हो पाया था कि 1975 में फिर से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। जी देखिए, एक बार जब पहला इमरजेंसी लगाई गई तो उस समय भी हम यही देखते हैं, ये समाप्त ही नहीं हो पाया था कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और हमने उस इमरजेंसी का जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं जब दूसरी बार जब इमरजेंसी लगाई गई वार के आधार पर, तब क्या हो रहा है? ये इमरजेंसी ख़त्म ही नहीं हो पाई थी, इंदिरा गांधी की सरकार चली रही थी और काफ़ी ज़्यादा इन एक्ट का दुरुपयोग या बहुत ज़्यादा अवहेलना भी की गई सरकार की। लेकिन जो है ये एक्ट ये जो इमरजेंसी है इसको ख़त्म कर ही नहीं पाया गया था कि तीसरी इमरजेंसी भी लगा दी गई। थर्ड जो इमरजेंसी है, इस थर्ड इमरजेंसी को भी इम्पोज कर दिया गया, ठीक है। और जो थर्ड इमरजेंसी दोस्तों लगाई गई, ये जुलाई 1975 में लगाई गई। जो थर्ड इमरजेंसी है कब आई? जुलाई 1975 में आई। देखिए क्या हुआ कि इस समय 1975 में क्या हो रहा था कि लोकसभा के चुनाव हुए और चुनावों में क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी जी हैं, तत्कालीन समय प्रधानमंत्री थी, उनके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई और वो पिटीशन थी कि जो इंदिरा गांधी जी हैं, इन्होंने जो चुनाव है उसको, मतलब चुनाव को संवैधानिक तरीके से नहीं किया है, यानी कि उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं। तो इस करप्ट जो गलत जो तरीके हैं उनके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए किसी भी जो पब्लिक ऑफिस है उसमें किसी भी पब्लिक ऑफिस को प्राप्त करने पर बैन लगा दिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को करप्ट प्रैक्टिस का दोषी पाया गया, इंदिरा गांधी जी को इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस का दोषी पाया गया और उनको जो है हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो पब्लिक ऑफिस है उससे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और 6 वर्ष के लिए उन्हें किसी भी पब्लिक ऑफिस को प्राप्त करने से बैन कर दिया गया, ठीक। अब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विरुद्ध इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट उस समय जो है छुट्टी पर थी, सुप्रीम कोर्ट उस समय बैठी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक स्टे इनको दे दिया कि जब तक वो वापस से सुनवाई नहीं चालू करती सुप्रीम कोर्ट, तब तक क्या दे दिया गया? स्टे जारी कर दिया गया। अब जैसे ही इंदिरा गांधी जी के लिए स्टे जारी किया गया, इंदिरा गांधी जी ने तुरंत क्या किया कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट चल रहे थे, इन एक्ट के आधार पर तो गिरफ्तारी हो ही रही थी, इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ठीक। जैसे ही जो है जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने हाई कोर्ट के विरुद्ध इनको स्टे प्रदान किया, स्टे दिया, इन्होंने तुरंत क्या किया? इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर, इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया? इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी इंपोज कर दी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लागू कर दी, ठीक। देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि हमारे मूल संविधान में जो 3 आधार हैं नेशनल इमरजेंसी के, उसमें पहला वार है, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन था और तीसरा आंतरिक अशांति थी। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था
आंतरिक अशांति के आधार पर, देखिए इसमें लिखा हुआ ना इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो आंतरिक अशांति के आधार पर इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ठीक है। कब की घटना ये दोस्तों, 1975 की, जुलाई 1975 की। ठीक है, चलिए अब जब इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, अब इमरजेंसी इम्पोज हो गई, अब जो है जो जनता थी, जो नागरिक थे, ये जो है 1971 से नेशनल इमरजेंसी चूंकि लागू है, तो जनता बिल्कुल से त्रस्त हो गई थी, जनता बिल्कुल परेशान हो गई थी। तो अब जनता ने क्या किया, नागरिकों ने अब आंदोलन करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी जी का बहुत ज़्यादा जो है विरोध किया गया। इसी समय इन लोगों इनने जो है, इनकी सरकार ने बहुत ही कड़े कड़े नियम बनाए। ठीक, एक तो जैसे आपकी एक नियम आ गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल से एक नियम लेके आया गया, कुछ ऐसे इसी तरह से गरीबी हटाओ एक आया, ठीक है, स्लम वगैरह हटाने का इन्होंने ये लॉ पास कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इनका बहुत ही ज़्यादा विरोध होने लग गया। अब जब विरोध होने लग गया तो आखिरकार फाइनली इनको जनवरी 1976 में इनको क्या करना पड़ा, इसको हटाना पड़ गया। अब क्या हो गया, देखिए जुलाई 1975 में इम्पोज किया, 1976 में चलती रही और इसको हटाया गया मार्च 1977 को। ठीक, ये इमरजेंसी जो है जुलाई 1975 में लागू की गई, काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, विरोध के बावजूद भी 76 में चलती रही है इमरजेंसी, और बाद में जो है इसको 23 मार्च 1975 में क्या किया गया, जो तीसरी इमरजेंसी है इसको समाप्त कर दिया गया। तो हमने देखा कि 3 बार इमरजेंसी लगी, अक्टूबर 1962 में जब चाइना ने अटैक किया तब एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, पाकिस्तान ने अटैक किया वार के आधार पर, और तीसरी बार इमरजेंसी लगी किसके आधार पर, आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं हम लोग कि जो पहली बार जब आपातकाल लगा, फर्स्ट टाइम जब इमरजेंसी लग रही है, तो इस समय दोस्तों, इस समय देश के प्रेसिडेंट कौन है, किन्ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, किन्ने लगाई, तो हम देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, पहली बार जब पहली बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है तब प्रेसिडेंट कौन है, राधाकृष्णन है। दूसरी बार जब इमरजेंसी लगाई गई तो वीवी गिरी थे, और तीसरी बार जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो उस समय जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, पहली बार जब इमरजेंसी लगाई गई तब जो है प्रेसिडेंट कौन है, तब प्रेसिडेंट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार जब इमरजेंसी इम्पोज की गई तब प्रेसिडेंट कौन है, वीवी गिरी। और तीसरी बार जब इमरजेंसी इम्पोज की गई तब कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारा जो आर्टिकल 352 है, इसमें दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो इमरजेंसी है, जो आपातकाल है, वो सिर्फ युद्ध, आक्रमण या फिर जो आपका आंतरिक अशांति या फिर जिसको बाद में कह दिया गया सशस्त्र विद्रोह, इसके आधार पर ही लागू हो या इसके बाद ही, इसके उत्पन्न होने के बाद ही लागू हो। जबकि जब भी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो निकट भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं, तो भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इन तीनों आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर सकता है। ठीक, सीधी सी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि जब युद्ध हो जाए उसके बाद ही इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। अगर युद्ध होने की संभावना भी अगर दिख रही है तो भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये तो हमने देख लिया कि 3 आधारों पर आपातकाल।
अब हम देखें कि जो जब इमरजेंसी लगती है तो कौन कौन से एरिया अफेक्टेड होंगे उससे, ठीक है, किन किन एरिया पर वो इमरजेंसी प्रभावी होगी। तो अगर हम क्षेत्र देखें कि जहाँ पर इमरजेंसी लागू होगी तो इमरजेंसी पूरे भारत में भी लागू हो सकती है, संपूर्ण भारत में, या फिर भारत के कोई एक भाग में भी, ठीक है, जो भाग मान लीजिए प्रभावित हो। सपोज दैट अगर चाइना ने अगर अटैक किया भारत के ऊपर और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पे अगर से वो अगर इन्वेजन हो रहा है तो क्या होगा कि या तो राष्ट्रपति के ऊपर है कि या तो पूरे भारत पे इमरजेंसी को लागू कर दे और या फिर केवल उस क्षेत्र में ही, नॉर्थ ईस्ट के उस क्षेत्र में ही नेशनल इमरजेंसी को लागू कर दे, ठीक है। तो क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्षेत्र जहाँ पर इमरजेंसी इम्पोज होगी तो संपूर्ण भारत में या फिर प्रभावित क्षेत्र में ही, ठीक है। तो संपूर्ण पूरे भारत में भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, लागू हो सकती है, या फिर केवल जो प्रभावित क्षेत्र होगा उस पर भी। अब हम देखेंगे इसकी प्रक्रिया को, हम देखेंगे प्रोसेस क्या है इसका, प्रक्रिया। तो देखिए इसकी जो प्रक्रिया है इसका अध्ययन करने के लिए हम दो आधारों पर इसका अध्ययन करेंगे। एक तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन के पहले क्या प्रक्रिया थी, और दूसरा हम देखेंगे 44th अमेंडमेंट है इसके बाद की क्या प्रक्रिया थी। हमें दोनों प्रक्रियाओं को ध्यान में देना है। एक तो 44वें संविधान संशोधन के पहले क्या प्रक्रिया थी नेशनल इमरजेंसी लागू करने की, और 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या प्रक्रिया थी, हमें दोनों को देखना है। देखिए 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या था कि अगर मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री अगर मौखिक आधार पर भी राष्ट्रपति को सलाह दे देते थे नेशनल इमरजेंसी लगाने की, तो भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता था। मतलब कि पहले क्या था कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर ही राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगा देता था, ठीक। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के दोस्तों बाद क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन के बाद ये हुआ कि अब जो मंत्रिपरिषद है वह जो प्रधानमंत्री है इसको अब क्या करना पड़ेगा, इसको लिखित सलाह देनी पड़ेगी, इसको जो है लिखित सलाह देनी पड़ेगी। इसमें क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद व पीएम की रिटन एडवाइस पर, लिखित सलाह पर ही नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाएगी, इम्पोज की जाएगी, ठीक। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये परिवर्तन किया गया। पहले मौखिक ही कह दिया जाता था। अच्छा, जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जब लगाया इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, तो उन्होंने केवल क्या कर दिया था, एक फ़ोन कॉल कर दी थी फखरुद्दीन अली अहमद जी को कि आप ऐसा करिए नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, और राष्ट्रपति जी ने तुरंत ही उनके केवल फ़ोन करने मात्र से ही उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, घोषित कर दी। तो इसको बहुत ज़्यादा उसका विवाद हुआ था, काला कानून भी उसको बोला गया। बहुत ही ज़्यादा इस बात का इंदिरा गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा विवाद का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही जो है 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, उसने तुरंत ही 44वां संविधान संशोधन किया, और उस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा 38 अमेंडमेंट, 39 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट में काफ़ी सारे जो परिवर्तन किए गए थे संविधान में, उनको काफ़ी सारे परिवर्तनों को उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से ख़त्म करने का प्रयास किया था, ठीक। तो हमने देखा कि मोरारजी देसाई ने क्या किया, तुरंत आते ही 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और उसके द्वारा क्या किया, उन्होंने कह दिया कि अब मंत्रिपरिषद पीएम की मौखिक सलाह नहीं, अब लिखित सलाह के आधार पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। अगला हम देख लेते हैं कि जो इमरजेंसी है, जो जैसे राष्ट्रपति क्या करेगा, जो इमरजेंसी राष्ट्रपति ने घोषित की, तो 44 से पहले ये था प्रावधान कि 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित कराना होता था, ठीक है। पहले ये था कि मान के चलिए कि प्रेसिडेंट ने क्या किया, इमरजेंसी की उद्घोषणा घोषित की, यानी उद्घोषणा मतलब जब क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट ने क्या किया, इमरजेंसी डिक्लेयर किया, तो उद्घोषणा के 2 माह के
भीतर, ठीक, 2 माह के भीतर संसद से पारित कराना होता था। 44वें संविधान संशोधन के पहले क्या था कि राष्ट्रपति क्या करता था कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, इमरजेंसी की उद्घोषणा कर दी, और उद्घोषणा करने के पश्चात 2 माह के अंदर वो क्या होगा, संसद से ये जो प्रस्ताव है, जो इमरजेंसी है, इसको क्या किया जाएगा, इस प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा, ठीक। और इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कराया जाता था। इसको क्या किया जाता था, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता था, ठीक। मतलब कि उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद से पारित कराना होता था, और जो ये प्रस्ताव है इसको साधारण बहुमत से ही पारित कराया जाता था, साधारण बहुमत से ही इसको पारित करा लिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा कि उद्घोषणा जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 1 माह के भीतर ही, 1 माह के भीतर ही संसद से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित कराना होगा। और जो ये प्रस्ताव है, यहाँ पे है साधारण बहुमत से, यहाँ पर कहा गया ये जो प्रस्ताव है इसको विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। क्या कहा, ये जो प्रस्ताव है इसको विशेष बहुमत से पारित कराना होगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पारित करा लिया जाएगा, और वहां पे कहा कि नहीं, प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कराया जाएगा, ठीक है। देखिए जो 44 जो अमेंडमेंट है, इसमें एक चीज और है, इसमें कहा गया कि जब जो है संसद के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा साधारण बहुमत से, संसद के द्वारा क्या किया गया, 2 माह के भीतर ऐसा प्रस्ताव पारित कर लिया गया, तो अब जो इमरजेंसी ये अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। अब इमरजेंसी यहाँ पे क्या था कि जो आपातकाल है, आपातकाल अनिश्चित काल तक लागू रह सकता था। आपात क्या है, अनिश्चित काल तक लागू रह सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या कहा गया कि नहीं, जो ये आपातकाल है ये जब क्या होगा, जब संसद के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, तो प्रस्ताव पारित करने के बाद 6 माह तक जारी रह सकता है, ठीक है। और प्रत्येक और 6 माह के पश्चात क्या होगा, नया प्रस्ताव लाकर इस उद्घोषणा को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि इसमें क्या कहा गया, देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए। जो चौथा पॉइंट है इसमें क्या कहा गया कि जब राष्ट्रपति ने मान के चलिए आपातकाल की घोषणा कर दी, अब आपातकाल की जब राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो अब जो संसद है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, इस प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा। और पारित कब कराया जाएगा, 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से, ठीक है। देखिए जो प्रस्ताव है इसको 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पारित कराया जाएगा, और जब एक बार संसद ने उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो अब वो जो इमरजेंसी है वो जो इमरजेंसी वो अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है, उसको बार बार लागू कराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये इमरजेंसी लागू रही आएगी, जब तक कि उसको दूसरा कोई प्रस्ताव ला करके उसको खारिज नहीं कर दिया जाता, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा के द्वारा उसको खत्म ना कर दे तब तक इमरजेंसी लगातार चलती रहेगी, उसको दोबारा से संसद में पारित कराने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, और उन्होंने कहा कि पहली बात तो क्या होगा कि 1 माह के भीतर ही जो संसद है उसको ये जो आपातकाल का प्रस्ताव है इसको पारित करना होगा, और 1 माह के पश्चात पारित वो भी कैसे होगा, विशेष बहुमत के आधार पर होगा। एक तो 1 माह के भीतर करना होगा, दूसरा विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पारित करना होगा, ठीक। और स्पेशल मेजोरिटी के पश्चात भी, और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के पश्चात भी क्या कहा गया, ये कहा गया कि एक बार जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो प्रस्ताव पारित होने के 6 माह तक आपातकाल लागू रह सकता है, ठीक। अब यानी कि 6 माह तक लागू रह सकता है, और अगर हमें इसको 6 माह से आगे भी लेके जाना है
तो हम प्रत्येक 6 माह में क्या करेंगे, हम फिर से संसद में प्रस्ताव पारित कराएंगे और इस तरीके से 6-6 माह करके हम और अनिश्चित काल तक इसको बढ़ा के ले जा सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें एक ही बार प्रस्ताव पारित होगा और अनिश्चित काल तक चला जाएगा। इसमें क्या होगा, हर 6 माह में प्रस्ताव पारित किया जाएगा संसद के द्वारा और फिर इसको 6-6 माह करके और अनिश्चित काल तक ले जाया जा सकेगा। ठीक, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं ऐसा। इसमें एक ही बार में निश्चित काल और इसमें हर बार संसद पारित करेगी हर 6 माह बाद और 6 माह के लिए आगे बढ़ा देगी और फिर जैसे ही 6 माह खत्म होने वाला होगा फिर से संसद पारित कर देगी। ठीक है, और उसके बाद फिर से अगले 6 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा और ऐसे कैसे करते करते अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट की और हमें बहुत ही ध्यान देना है कि संविधान में एकमात्र जो आर्टिकल 352 है, यही एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे कैबिनेट शब्द की चर्चा की गई है। ठीक, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिए कि संविधान में केवल आर्टिकल 352 ही एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर क्या किया गया है, कैबिनेट शब्द, जो कैबिनेट शब्द है, इस कैबिनेट शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए कि केवल जो है आर्टिकल 352 ही एक ऐसा आर्टिकल है पूरे संविधान में जहां पर क्या किया गया है, जहां पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 44, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 के द्वारा ही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया कि हमने क्या क्या देख लिया, क्षेत्र देख लिए कि नेशनल इमरजेंसी किन क्षेत्रों पर लागू होगी। हमने ये भी देख लिया कि 44वें संविधान संशोधन से पहले नेशनल इमरजेंसी के क्या प्रावधान थे लागू करने के, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात क्या प्रावधान थे, क्या प्रक्रियाएं थीं नेशनल इमरजेंसी को लागू करने की। हमने तीनों आधार देख लिए नेशनल इमरजेंसी के। ठीक है, हमने एक फैक्चुअल पॉइंट देख लिया कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग भी आर्टिकल 352, आर्टिकल जो 352 है 352, इसमें ही किया गया है कैबिनेट शब्द का प्रयोग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एक चीज़ हम लोग दोस्तों और देखते हैं, थोड़ा सा नोट में एक चीज़ और आपको देखना है। अगर मान लीजिए क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा कर दी, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, आपातकाल लगा दिया। अब आपातकाल की घोषणा करने के 1 माह के भीतर ही, भाई अगर राष्ट्रपति जैसे 44वें संविधान संशोधन से हमने देखा कि राष्ट्रपति जब उद्घोषणा करेगा आपातकाल की, तो उस उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदन क्या करेंगे, उस प्रस्ताव को पारित करेंगे और फिर क्या होगा, फिर इमरजेंसी जो है 6-6 महीने के लिए एक्सटेंड होती रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर दी और आपातकाल की उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर ही, 1 मंथ के भीतर ही लोकसभा अगर भंग हो जा रही है, लोकसभा यदि भंग हो जा रही है तो अब क्या होगा भाई, क्योंकि हमने तो देखा कि संसद को पारित करना चाहिए 1 महीने के भीतर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलकर के, लेकिन अगर 1 महीने के भीतर ही यानी कि दोनों सदन मिलकर के संसद जो है पारित कर ही नहीं पाई थी और लोकसभा क्या हो रही है, लोकसभा भंग हो जा रही है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो राज्यसभा है मात्र वही, केवल वही क्या करेगी, उस प्रस्ताव को पारित कर देगी और क्या हो जाएगा, जो इमरजेंसी है वो क्या हो जाएगी, इम्पोज हो जाएगी। ठीक है, वो इमरजेंसी आपातकाल जो है वो लागू हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में सिर्फ राज्यसभा ही पारित करेगी। ठीक, और आपातकाल क्या हो जाएगा, आपातकाल लागू हो जाएगा, इमरजेंसी जो है लागू हो जाएगी। ठीक, लेकिन एक कंडीशन और है, परंतु जैसे ही नई लोकसभा निर्वाचित हो जाएगी, जैसे ही क्या हो जाएगा, नई लोकसभा चुन ली जाएगी, तो उस नई लोकसभा के चुनने के 1 माह के भीतर ही उस नई लोकसभा के द्वारा इस इमरजेंसी के प्रस्ताव को पारित करना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज़ और देख लिया, परंतु जो नई चुनी हुई जो लोकसभा है, नई जो लोकसभा है, ठीक है, नई लोकसभा के गठन के, जब जैसी नई लोकसभा क्या हो रही है, नई लोकसभा का गठन हो रहा है। ठीक है, तो नई लोकसभा के गठन के 1 माह के भीतर ही, परंतु नई जो चुनी हुई लोकसभा है
इसके गठन के 1 माह के भीतर ही इस लोकसभा के द्वारा क्या करना पड़ेगा, इस प्रस्ताव को, ये जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव क्या करना पड़ेगा, इसे पारित करना पड़ेगा। ठीक, देखिए जब लोकसभा मान लीजिए भंग हो गई थी तब तो केवल राज्यसभा ने ही पारित कर दिया, काम चल गया। लेकिन जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा को अब क्या करना पड़ेगा, 1 माह के भीतर उस प्रस्ताव को, इमरजेंसी का जो प्रस्ताव है उसको पारित करना होगा। और अगर नई लोकसभा ऐसा नहीं कर रही है तो 1 माह के पश्चात, जैसे 1 माह हो जाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये जो आपातकाल है वो आपातकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपातकाल क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर इसने 1 माह के भीतर पारित कर दिया तो फिर उसी तरीके हर 6 माह बाद पारित कर करके आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर लोकसभा ने 1 माह के भीतर, जो नई लोकसभा है उसने अगर पारित नहीं किया है 1 माह के भीतर, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 1 माह समाप्त होगा तो जो आपातकाल है वो निष्प्रभावी हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो ये आपातकाल की उद्घोषणा है इसकी समाप्ति कैसे होगी, इसकी समाप्ति के क्या प्रावधान है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा की वापसी, आपातकाल की उद्घोषणा की वापसी या फिर आपातकाल की समाप्ति। तो दोस्तों आपातकाल की जो समाप्ति है इसको हम लोग देखेंगे, इसके 3 आधार हैं। 3 आधारों पर ये जो आपातकाल है इसकी समाप्ति की जा सकती है। पहले तो जो पहला आधार है कि राष्ट्रपति अगर कोई दूसरी उद्घोषणा कर दे और दूसरी उद्घोषणा के द्वारा क्या करे, इस पहली वाली उद्घोषणा को समाप्त घोषित कर दे, समाप्त कर दे। यानी कि राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा करके, ठीक है, पहला तो जो है राष्ट्रपति क्या करे, दूसरी उद्घोषणा घोषित कर दे और दूसरी उद्घोषणा के द्वारा पहली वाली जो आपातकाल की उद्घोषणा है उसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरा आधार दोस्तों ये है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य, यदि जब सत्र चल रहा होगा उस समय लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति के पास इस उद्घोषणा को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें और फिर जो लोकसभा अध्यक्ष है और राष्ट्रपति है ये सदन का, लोकसभा का क्या करें, विशेष सत्र बुलाएं और उस विशेष सत्र में अगर जो है साधारण बहुमत के साथ ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए कि जो घोषणा है इसको समाप्त कर दिया जाए, आपातकाल को समाप्त कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, तुरंत ही राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त कर देगा। यानी कि लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत द्वारा, लोकसभा के सदस्य क्या करें, अगर साधारण बहुमत द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको आपातकाल को समाप्त घोषित कर देगा। ठीक है, एक और दोस्तों आधार है, एक तीसरा आधार है जिसके आधार पर इस उद्घोषणा की वापसी की जा सकती है। दोस्तों तीसरा आधार ये है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि जिन कारणों के द्वारा, जिन कारणों के आधार पर आपातकाल को लगाया गया था अब वह कारण ही अस्तित्व में नहीं रह गए हैं, वो जो रीज़न है वो अस्तित्व में नहीं है, तो तब भी राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल को समाप्त कर देगा। मान के चलिए कि आपातकाल लगाया गया था बाहरी आक्रमण के वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, अब क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन का जो समस्या है वही समाप्त हो गई, वो जो है मामला जो है ख़त्म हो गया। तो अब क्या करेगा राष्ट्रपति, अब इसको अपनी जो उद्घोषणा है आपातकाल की उसको वापस ले लेगा और आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपातकाल के जो कारण है उसकी समाप्ति होने पर। ठीक, तो हमने देखा इन 3 आधारों पर राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल की उसकी जो उद्घोषणा है उसको क्या करेगा, उसको वापस ले सकता है राष्ट्रपति। अब हम देखेंगे दोस्तों उद्घोषणा का प्रभाव, यानी राष्ट्रपति ने जो ये उद्घोषणा की है आपातकाल लगाने की, तो इस उद्घोषणा का प्रभाव क्या है, यानी आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो अब हमको देखना है दोस्तों कि जो आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव क्या क्या होंगे। एक तो हम देखेंगे पहले में तो हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका पर प्रभाव। पहला तो हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका का प्रभाव, राज्य की कार्यपालिका पर प्रभाव। दूसरा हम देखेंगे
राज्य की विधायिका पर प्रभाव, यानी कि इस आपातकाल की उद्घोषणा का राज्य की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्य की विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा हम देखेंगे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। तीसरा हम देख लेंगे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम ये देखेंगे मौलिक अधिकारों पर, जब हम दोस्तों प्रभाव की बात करेंगे तो इसी समय हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 के आधार पर भी कुछ मौलिक अधिकारों को खत्म किया जाता है, यानी कि आर्टिकल 19 के तहत जो मौलिक अधिकार है उसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 358 के अंतर्गत। और दूसरा में बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 359 की, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 20 और 21 के बारे में बात की गई है। यानी कि 358 के में आर्टिकल 19 की बात की गई है और आर्टिकल 359 के अंदर आर्टिकल 20 और 21 की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो प्रभाव है, चौथा हम देखेंगे कि लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपातकाल का लोकसभा पर प्रभाव, जो आपातकाल है, आपातकाल की जो उद्घोषणा है इसका दोस्तों लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आइए अब एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राज्य की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा हो जाने पर, जब भी नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज हो जाएगी तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसको भंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका है दोस्तों उसको भंग नहीं किया जाएगा, परंतु जो कार्यपालिका है उसको संघ के यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके दिशा निर्देशन पर कार्य करना होगा। ठीक, यानी कि कार्यपालिका को क्या किया जाएगा, भंग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अगर देखें हम, कार्यपालिका भंग नहीं की जाएगी, लेकिन जो राज्य की कार्यपालिका है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको संघ के निर्देश के अनुसार करना पड़ेगा। और यदि राज्य कार्यपालिका ने कोई निर्णय दिया है तो संघ जो है ऐसे निर्णय को समाप्त कर सकता है, ऐसे निर्णय को इनवैलिड घोषित कर सकता है। ठीक है ना, अमान्य घोषित कर सकता है। यानी कि हमने देखा कि राज्य की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ा आपातकाल का। पहले तो क्रम से समझिए, सबसे पहली बात तो क्या है, राज्य की कार्यपालिका को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका को नेशनल इमरजेंसी पे भंग नहीं किया जाएगा। दूसरी बात क्या है, राज्य की जो ये कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका को जो संघ है वो दिशा निर्देशित करेगा। यानी कि राज्य की जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है उसको संघ सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करना होगा। ठीक है, और अगर राज्य की सरकार कार्यपालिका अगर कोई नियम बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो जो संघ है, संघ की जो सरकार है उस नियम को अमान्य घोषित कर सकती है। ठीक है, एक तो भंग नहीं किया जाएगा और दूसरा राज्य की कार्यपालिका के जो कानून है इस कानून को संघ क्या करेगा, संघ अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक, एक तो हमने देख लिया राज्य की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों बात किया गया है आर्टिकल 353। ये जो है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, आर्टिकल 353 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल मैंने शुरुआत में ही बात की थी ना कि हमें आर्टिकल 352 को ध्यान देना है, आर्टिकल 353 ध्यान देना है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। तो 352 में आधार किन आधारों पर नेशनल इमरजेंसी, 353 में हमने देखा कि राज्य की जो कार्यपालिका और विधायिका है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इमरजेंसी का। 358 में हमने देखा कि मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल 19 है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और 351 में हम देखेंगे कि आर्टिकल 20 और 21 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो ये हमने आर्टिकल 353 देख लिया। अब हम बात करेंगे राज्य की विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो अब संघ को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आपातकाल लग जाएगा तो अब क्या होगा कि देखिए राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, केंद्र का होता है। तो जैसे ही आपातकाल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपातकाल जो है वो प्रकाश में आ जाएगा, लागू हो जाएगा, वैसे ही राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो अब राज्य का नहीं रह जाएगा। अब ये अधिकार किसका हो जाएगा, अब ये अधिकार हो जाएगा दोस्तों संघ सरकार का हो जाएगा। ठीक है, जो केंद्र का है अब जो है केंद्र को अधिकार प्राप्त हो जाएगा राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का। ठीक है, यद्यपि जो है राज्य की जो विधायिका है वो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। देखिए एक तो पहली बात, केंद्र सरकार को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, उसके बावजूद भी जो राज्य की जो विधायिका है वह कानून बना सकती है। मान लीजिए किसी विषय पर कानून बनाना है
तो आपातकाल के दौरान राज्य की विधायिका उस विषय पर कानून तो बनाएगी, लेकिन अगर उसी विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया तो उस कंडीशन में फिर राज्य का जो कानून है, राज्य के द्वारा बनाए गए जो कानून है दोस्तों, उसको समाप्त घोषित कर दिया जाएगा, उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि इसमें हमने क्या देखा कि जो केंद्र है, केंद्र को राज्यों पर क्या हो गया, राज्यों पर अधिक अधिकार प्राप्त हो गया, राज्यों पर अधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि राज्य की जो पावर है, राज्य की जो पावर है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, राज्य की पावर केंद्र के पास शिफ्ट हो रही है। ठीक, तो हम देखेंगे आपातकाल के दौरान क्या होगा, राज्य की जो पावर है दोस्तों वो केंद्र के पास शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, और चलिए अगला हम देखेंगे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ना ही कार्यपालिका भंग होगी, ना ही विधायिका भंग होगी, लेकिन विधायिका जो भी कानून बनाएगी उसी विषय पर अगर केंद्र ने भी कानून बना दिया तो क्या हो जाएगा, राज्य के कानून को नहीं माना जाएगा, केंद्र के कानून को माना जाएगा। यानी राज्य सूची के विषय पर अब कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो गया। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य की पावर का जो स्थानांतरण है वो कहाँ हो रहा है, केंद्र को हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आर्टिकल 358 में हम देखेंगे कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय, जब वार हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो उस समय दोस्तों क्या होगा कि जो आर्टिकल 19 है वो समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, युद्ध व बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के समय जो आर्टिकल 19 है ये क्या कर दिया जाएगा, ये समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना, यानी युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के समय आर्टिकल 19 को क्या कर दिया जाएगा, आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, मतलब जैसे ही आर्टिकल 3 जैसे ही क्या हो जाएगा, इमरजेंसी लगेगी, दोस्तों हमने देखा कि जैसे ही इमरजेंसी प्रभाव में आएगी, आपातकाल प्रभाव में आएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा कि आर्टिकल जो 19 है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर वो जो इमरजेंसी है, वो जो आपातकाल है, अगर वो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर लगाया जा रहा है, ठीक है ना, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर इमरजेंसी को लगाया जा रहा है तो जो आर्टिकल 19 है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें, अगर यहीं पर अगर जो इमरजेंसी है उसको लगाया गया है सशस्त्र विद्रोह की वजह से, ठीक है ना, आर्म्ड रेवेलियन की वजह से, तो अगर सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल जो 19 दोस्तों वो समाप्त नहीं होगी, यानी कि आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, उससे पहले की हम बात करें, उससे पहले आर्टिकल 358 में क्या प्रभाव पड़ता था। जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था उस समय सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था। तब क्या होता था, तब युद्ध हो, चाहे बाह्य आक्रमण और चाहे आंतरिक अशांति हो, इन तीनों ही आधारों पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो क्या किया जाएगा, तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के पश्चात जैसे ही आंतरिक अशांति को हटा करके और सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, तो अब क्या किया गया कि आर्टिकल जो 358 है उसके आधार पर सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन में अगर इमरजेंसी लग रही है तो आर्टिकल 19 को ख़त्म नहीं किया जाता था और युद्ध और बाह्य आक्रमण की कंडीशन में क्या किया जाता था, आर्टिकल 19 को ख़त्म कर दिया जाता था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसी में हम देख लेंगे कि जो 44वां जो अमेंडमेंट हुआ उसके आधार पर 19 को नहीं समाप्त किया जाएगा, नहीं समाप्त किया जाएगा। ठीक है, यानी 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या था कि आर्टिकल 19 खत्म हो जाता था, वो भी निलंबित हो जाता था। कब, आंतरिक अशांति के आधार पर भी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल 359 का क्या प्रभाव है। ठीक, देखिए राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके अन्य किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 359 में क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा की है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, तो दोस्तों क्या होगा, आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता था। ठीक है,
और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले 359 में भी क्या था कि 20 और 21 को भी समाप्त कर दिया जा सकता था। मतलब कि 44वें संविधान संशोधन के पहले क्या था प्रावधान कि सारे मौलिक अधिकारों को, चाहे वो 19 हो चाहे 20-21 हो, सबको समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें मोरारजी देसाई की सरकार ने कहा कि आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी चाहे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो, चाहे युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर हो, लेकिन हम 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात भी कहाँ जोड़ी गई है, ये भी 44वां अमेंडमेंट जो हुआ है, 44वें अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकता। नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं हो सकते और बाकी सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो आर्टिकल दोस्तों जो 32 है ये भी समाप्त हो जाता है। ठीक, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, तो आर्टिकल 32 भी समाप्त हो जाता है नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में। लेकिन 20 और 21 को प्राप्त करने के लिए, 20 और 21 की रक्षा के लिए हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 को तो समाप्त कर दिया गया नेशनल इमरजेंसी में, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हमें ये अधिकार है कि हम 20 और 21 को लागू कराने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे और सुनवाई फिर कौन करेगा, वहाँ से केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास और इसमें सुनवाई कौन करेगा, सुनवाई इस पर करेगा सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये, इसको ध्यान देना है। यानी आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 32 का भी निलंबन हो जा रहा है, लेकिन 20 और 21 का चूंकि हुआ नहीं, तो अगर 20 और 21 को हमें लागू कराना है तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे और वहां से हम अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हम क्या करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग देख लिया। अब हम देखेंगे लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला दोस्तों पॉइंट है लोकसभा पर प्रभाव। हम देखते हैं कि लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा लोकसभा प्रभाव। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी दोस्तों लगाई जाएगी तो उस समय क्या होगा, लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जब इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी की कंडीशन में क्या किया जाएगा, लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा का दोस्तों जो कार्यकाल है उसको एक बार में 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और ऐसा जो है हर बार प्रस्ताव पारित करके ऐसा एक साल जो है अनिश्चित काल तक किया जा सकता है। ठीक, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और प्रत्येक वर्ष नया प्रस्ताव लाकर और क्या किया जाएगा, इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु देखिए, इमरजेंसी जैसी लागू होगी, अब लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको प्रत्येक वर्ष प्रस्ताव ला करके और हर बार 1 वर्ष के लिए हम एक्सटेंड करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये इमरजेंसी की समाप्ति हो जाएगी, जैसे ही उद्घोषणा, जो इमरजेंसी की जो घोषणा है वो वापस ले ली जाएगी, तो अब 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर लोकसभा क्या हो जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी, स्वतः ही भंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इमरजेंसी में लोकसभा के साथ क्या होगा, तो लोकसभा हर साल नया प्रस्ताव ला करके संसद के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रस्ताव पारित कराएंगे और लोकसभा को 1 साल के लिए हम एक्सटेंड कर देंगे। और ऐसा हम क्या कितने बार कर सकते हैं, अनिश्चित काल तक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही उद्घोषणा वापस ली जाएगी इमरजेंसी की, वैसे ही 6 माह के भीतर लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी, स्वतः भंग हो जाएगी। ठीक है ना, लोकसभा क्या हो जाएगी, स्वतः भंग हो जाएगी। तो दोस्तों आज के हम लोगों ने टॉपिक में हमने देख लिया नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 से लेकर के, मतलब आर्टिकल 352 को हमने देख लिया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के द्वारा लगाने के आधार है उसको हमने देख लिया। अगला हम लोग एक पार्ट 2 लेके आएंगे और उस पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कि जो आर्टिकल 356 के आधार पर संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो आपातकाल या जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाएगा उसकी बात करेंगे। और आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, हम उसकी बात करेंगे। तो आज का हम लोग यहीं पे आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।